Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss the very interesting and burning topic of the SST, that is also going to categorize in history, chapter number 12, the Nationalist Movement part 1. भाई नाम सुनते ही ना अंदर से जोश आ रहा है कि आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की आज़ादी की कहानी और शुरू से एंड तक. Part 1 में we are going to discuss about the different type of the movement which emerged for the fight of the independence of India. So you know beta, we were the colony of the British. How the Britishers rule over us? They have introduced severe policies which affected our life, and because of that the different section of the different section of the society, they felt discontent, dissatisfied, and somewhere they started that now it's a time to fight against the common enemy. So this is going in to discuss in this chapter. Let's start the chapter with the word nationalism. बहुत बड़ा word है ये. We need to understand what is nationalism. It means the love, the pride, the loyalty for our country. आसान नहीं है. नेशनलिज्म को एक लाइन में हमने डिफाइन कर दिया, आसान नहीं है. To feel that yes, I am having the nationalism feeling. ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Then only we are having the identity. The stakes, the form of vocal expression after the 1857, people gradually rose to make themselves heard from 1870s, and this continued until the independence was achieved in 1947. जो 1857 में वो चिंगारी चली थी ना बेटा कि लड़ना है, जीतना है, आज़ादी दिलवानी है, वो चिंगारी कैसे क्रांति बनी, कैसे हम लड़ते गए और 1947 तक उस स्पार्क को हमने अपने अंदर से ख़त्म नहीं होने दिया. तब ये इतनी आज़ादी, ये प्रीशियस जो इंडिपेंडेंस है हमें मिली है. So we should know about the chapter. Rise of nationalism कैसे आया हमारे अंदर, इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ क्या थे. ये बहुत मुश्किल है बेटा लोगों के अंदर देशभक्ति की फीलिंग को लाना. आज आप में और मेरे में भी शायद 1% या 2% नेशनलिज्म होगा. हम पहले अपने बारे में सोचते हैं और उस समय नेशनलिज्म की फीलिंग लाना बहुत मुश्किल था बिकॉज द पीपल दे वर लिविंग अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट रूलर्स. उन्हें पता ही नहीं था एग्जैक्टली में देश क्या है, क्योंकि बेचारे रोज तो बदल जाते थे राजा उनके. भाई आज महाराणा प्रताप के हैं हम शिवाजी के हैं, हम तुगलक के हैं. राजा रोज बदल जा रहे हैं. पृथ्वीराज चौहान के हैं, चोला वंश के हैं. पीपल रिकॉग्नाइज देयर आइडेंटिटी बाय द नेम ऑफ देयर रूलर. और उस समय कहना कि देश के लिए लड़ लो, तो देश है क्या. आज इसने मुझे हरा दिया तो मैं तो इस राजा का हो गया, कल उसने मुझे हरा दिया मैं उस राजा का हो गया. प्रजा थे हम, वी वर नॉट सिटीजन, वी वर सब्जेक्ट. और जो भी रूलर आता था, जो कंट्रोल करता था, उसके कंट्रोल में हो जाते थे. आज ये हारा है, ये जीता है, हम उसके कंट्रोल में. सो एट दैट टाइम द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अराइज इन द पीपल. दैट इज द बिगेस्ट टास्क. अब ये कैसे लाई जाए, बहुत सारे कारण थे. नंबर 1, द ब्रिटिश मूव इंडिया इनटू द सिंगल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट. ये काम किया ब्रिटिशर्स ने. जहां हमें लगता है ना एक तरफ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की ना उन्होंने, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वो हमें यूनाइट करते गए अपनी रॉन्ग पॉलिसीज से, अपने ब्रूटल रिप्रेशन से, अपने एक्सप्लॉयटेशन से. सबको लगने लग गया ये मेरे साथ भी गलत कर रहा है, मेरे साथ भी एनिमी कॉमन है. तो इसलिए ब्रिटिशर्स को हम ये क्रेडिट देते हैं कि वो हमें सिंगल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में बांध गए. द ब्रिटिश ऑल्सो एक्सप्लॉयटेड द इंडियन इकोनॉमिकली. दे फोर्स देम टू प्रोड्यूस द थिंग्स वट एवर दे वॉन्ट. कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करो, आप जो है इंडिगो को ग्रो करो, आप ये वाला क्राफ्ट करो. ज़बरदस्ती हमारा जो अपना कल्चर ट्रेडिशन जो हम प्रोडक्शन कर रहे थे उसे ख़त्म करके वो अपने इकॉनमी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते थे. इसलिए उन्होंने कंपेल कर दिया हमारे फार्मर्स को, हमारे ट्रेडर्स को कि आप यही उगाएंगे, इसी में बिजनेस करेंगे. इससे भी लोगों के अंदर गुस्सा आ गया, और गुस्सा आया तो क्या आती है फीलिंग, इनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे. राइज ऑफ नेशनलिज्म.
Introduction of the English education brought in India, which touch the new ideas and the ideals of equality, fraternity, democracy, socialism. लो जी पढ़ा लो हमें अंग्रेजी, हम भी तुम्हारी कल्चर को पढ़ेंगे, और जब हम पढ़ेंगे तो हमने भी पढ़ लिया भैया इंग्लिश एजुकेशन में तो इक्वालिटी वर्ड आ रहा है, फ्रेटर्निटी आ रहा है, डेमोक्रेसी आ रहा है, सोशलिज्म आ रहा है, तो वो हमें क्यों नहीं मिल रहा? हमें भी मिलना चाहिए, हम भी सब जो है यूनाइटेड हैं, हम सब में भी इक्वालिटी होनी चाहिए, लड़ो लड़ाई। सो कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑल्सो हेल्प द इंडियन to arise the feeling of nationalism, because English became the lingua franca for the elite class, which brought the Indians from different regions together, and this awoke the spirit of nationalism. तो वो पढ़ाने तो चले थे इंग्लिश लैंग्वेज, पर कहीं ना कहीं अपनी कहानियों को सुनाकर उन्होंने हमें समझा दिया। जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ ली तो हमें समझ में आ गया भैया वो लड़ रहे हैं अपनी इक्वालिटी के लिए, तो हम क्यों ना लड़ें। Then as social and religious reform movements were launched, nationalism became women. जैसे जैसे रिलीजियस रिफॉर्म होते गए, लोग एक दूसरे के कनेक्टिविटी में आते गए। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, कैनाल्स, रोड्स, वायरलेस, पोस्टल सर्विस, इसने भी लोगों को कहीं ना कहीं यूनाइट कर दिया, क्योंकि अब लोग ईजिली ट्रैवल कर पाते थे, अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाते थे, कॉन्टैक्ट कर पाते थे एक दूसरे से। While our national movement for freedom was undergoing, important events were occurring on the world arena also. देश में तो चली रही है आज़ादी की लड़ाई, कुछ हम घटनाएं कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड में भी चल रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अदर कंट्रीज, डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन अमेरिका, ये हमें इफेक्ट कर रहा था। Now we can see the France, the Russia, they were fighting for their own representative form of government. 2 world wars, defeat of Russia by Japan. These events awoke the Indians out of their deep slumber. भाई सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाओ, अगर जापान रशिया को हरा सकता है, छोटू सा देश है, हम तो बड़े हैं, भगाओ ही नहीं यहाँ से। सो इसने कहीं ना कहीं इनकरेज कर दिया इंडियंस को। देन द मॉडर्न मीन्स ऑफ प्रिंटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो हेल्प द पीपल। जितना ज़्यादा प्रिंटिंग आती गई, आइडियाज़ जो थे वो लोगों तक पहुँचते गए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो आनंद मठ लिखा, जिसमें उन्होंने नेशनल सॉन्ग भी लिखा था, वंदे मातरम, लोगों तक पहुँचा। सम ऑफ अदर प्रोमिनेंट राइटर्स ऑफ दिस टाइम, मधुसूदन दत्त इन बंगाली, भारतेंदु हरिश्चंद्र इन हिंदी, एंड Narmad in Gujarati. Then after that, Chimplunkar in Marathi and Subramanya Bharati in Tamil. So these were the prominent writers who expressed their feeling and wrote such types of the masterpiece, you can say, which invoke the feeling of nationalism among the Indians. There were a number of newspapers also published during this time. Many of them were published in the different vernacular languages. When I am talking about vernacular language, beta, it means the different languages prevailing in India. So 1875 में बहुत सारे इंडियन न्यूज़पेपर प्रिंट हुए थे. Around you can say 498 newspaper printed at that time. दे फॉर्म्ड पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि जितना हम न्यूज़ पढ़ते हैं ना, जितना हम पेपर को रीड करते हैं, तो हमें समझ में आता है अच्छा गवर्नमेंट ने ये किया, ये एक्सप्लॉयटेशन किया, ये ब्रुटैलिटी की, ये इनजस्टिस किया, ये ऑपरेशन किया, हमें जो है हराया, हमारे साथ ये दगाबाजी हो रही है। लोगों का ओपिनियन जो है वो बनता जाता है। तो उस समय के अगर आप देखोगे न्यूज़पेपर संवाद कॉमेडी, जिसे हम संवाद कॉमेडी भी कहते हैं, राजा राम मोहन राय ने चलाया था। बॉम्बे समाचार, देन बंगाडूटा, देन रस्त गुफ्तार, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, हिंदू पैट्रियट एंड ट्रिब्यून, ये फेमस न्यूज़पेपर थे उस समय के। वाइल द ब्रिटिश वर बिजी ड्रेनिंग आउट इंडियाज वेल्थ, ब्रिटिशर्स का तो एक ही मकसद था, टू फीड देयर ओन कंट्री, मदर कंट्री। तो वो तो हमारी वेल्थ को ड्रेन आउट कर रहे थे, यूरोप ले जाएं सब कुछ। इंडियन क्या कर रहे थे? सफ़र हो रहे थे उन अनटोल्ड मिजरीज से, लाइक स्टारवेशन, फेमाइन, भूख से मर रहे थे लोग, अकाल से मर रहे थे।
और उस समय ब्रिटिशर्स उनको कोई फैसिलिटीज़ देने की बजाय और हमारे देश का जो था वो लूटपाट करके ले जा रहे थे। ये जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बनाए गए थे, ये जो डिस्क्रिमिनेटरी वर्क हो रहा था, वो भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ावा दे गया था। देन द ब्रिटिश वर एडमेंट, एरोगेंट एंड सफरिंग फ्रॉम सुपीरियरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। हमेशा से उन्होंने हमें इन्फीरियर देखा, अपने आप को सुपीरियर रेस डिक्लेयर किया, हमें प्रिमिटिव ब्लैक डॉग्स की तरह देखा गया। दैट वॉज वेरी रॉन्ग। हमने अपनी जो कहते हैं ना पास्ट ग्लोरी, अपनी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया, रीडिस्कवर किया और लोगों तक पहुंचाया कि व्हाट दे आर टीचिंग यू दैट इज रॉन्ग। वी वर नेवर इन्फीरियर, वी वर ऑलवेज सुपीरियर। और वो जो हमने रिकंस्ट्रक्ट किया, रीइंटरप्रेट किया हिस्ट्री को, आर्यभट्ट के बारे में बताया कि जब शून्य दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। जब हमने चरक और सुश्रुत के बारे में बताया कि पहली सर्जरी जो है भारत से हुई थी, हमने अपनी एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया, हमने अपने लॉ के बारे में बताया, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया, तब बच्चों को, लोगों को समझ में आया कि वी आर नॉट इन्फीरियर, वी आर ऑल्सो सुपीरियर। That create the growth of nationalism. The rise of nationalism was manifested in the several ways. बहुत सारी organizations आई, उसमें आपकी INC देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी। When people found that the political organization were not able to meet their aspiration, अब रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हो गए कि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर रही, हमें करना पड़ेगा। The study of the national movement for freedom is very, very interesting when you are going to find how diverse type of thinking were mingling for the common end. सब अलग अलग सोच रहे हैं, अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन कॉमन एंड है, और कॉमन एंड क्या है? ब्रिटिशर्स को भगाओ, आज़ादी पाओ। स्टडिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब भाई इतनी सारी बात हो गई तो इसको स्टडी करना ज़रूरी है, कितने मूवमेंट हुए थे उस समय। सो नेशनलिस्ट मूवमेंट लेड टू द फ्रीडम फॉर आवर कंट्री। ये मूवमेंट नहीं होते तो आज़ादी नहीं मिलती, लॉन्ग प्रोसेस था, एक दिन में नहीं होता मूवमेंट बेटा, लंबे समय तक होता है, बहुत सारी फंडिंग लगती है, बहुत सारा सेक्रीफाइस लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है। 1870 से 1947 के बीच में बहुत मूवमेंट हुए। लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड विद द डिफरेंट कैपेसिटीज, स्ट्रगल विद देयर डिफरेंट आइडियाज। तो अब इतने सारे मूवमेंट हुए, उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज द पॉलिटिकल फैक्टर, जो पॉलिटिकल बेस पे रहा होगा, देन रिवॉल्यूशनरी फैक्टर की वजह से मूवमेंट हुआ होगा, एंड देन मिलिट्री फैक्टर की वजह से। सो दीज 3 कैटेगरीज आर देयर। Now there are the people who think that one factor and not the others contributed in gaining freedom for the country. This is biased thinking. अगर कोई ये कहता है ना कि नहीं सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से देश को आज़ादी मिली है, सो गलत है। आज़ादी किसी एक सोच, एक विचारधारा पे नहीं मिली है, सबका कंबाइंड एफर्ट रहा है, ये तीनों फैक्टर्स का, तब जाके देश को आज़ादी मिली है। पॉलिटिकल फैक्टर की बात करते हैं हम फ्रीडम मूवमेंट में। द पॉलिटिकल फैक्टर रैन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। वी कैन डिस्क्राइब इट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. It may noted that the other factor came into being with the political process. The political process was led by the educated Indians. They were not in the favor of starting an armed rebellion. ये political factors जो हुआ, ये कहते थे कि भाई आम वेपन उठाना ज़रूरी नहीं है। जो 1857 की क्रांति में हुआ कि हमने हथियार उठा लिए, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, तो ये सोचते थे नहीं, आराम से बात करो, पीसफुल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की तरह से डिमांड करो अपने रिप्रेजेंटेशन की लेजिस्लेचर में, फ्रीडम ऑफ प्रेस की डिमांड करो, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया की डिमांड करो, एंड टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की डिमांड करो ब्रिटिशर से, और धीरे धीरे वो उसे फुलफिल कर देंगे। सो नो आर्म एंड नो रिबेल्स। दिस डिमांड्स ग्रेजुअली लेड टू इंटेंस फ्रीडम मूवमेंट एंड सेल्फ रूल इन द टाइम टू कम। इट स्टार्टेड विद द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन 1870s। सो अगर हम बात करें, सो एजुकेटेड इंडियन फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें थी आपकी बंगाल इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता में बनी थी बेटा 1851 में। उसके बाद इंडिया लीग बनी थी 1875 में, बंगाल में ही। इंडियन एसोसिएशन बनी थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाई थी 1876 में, नेशनल लेवल पे बनाई थी इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने।
Then it raised a number of issues. When the Indian National Congress was formed, its leaders joined it and thus this association came to end. तो 1876 के बाद जब 1885 में INC बनी थी आपकी ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सो धीरे धीरे ये जो इंडियन एसोसिएशन के मेंबर्स थे वो INC में फॉर्म्ड होते गए और INC में फॉर्म्ड हो गए, फिर ये इंडियन एसोसिएशन का एंड हो गया. इन एडिशन टू दिस सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन देते हैं तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी जिसे फिरोज शाह मेहता ने बनाया था, बरूद्दीन तैयबजी ने बनाया था इन 1885 में बॉम्बे में. पूना सार्वजनिक सभा थी आपकी 1867 की, पूना में बनी थी. देन आपकी महाजन सभा थी 1884 में मद्रास में. यानी कि छोटी छोटी बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी. ब्रिटिशर्स गेव देम लिटिल हीड. विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में INC के फॉर्म्ड होने के बाद इन ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं मर्ज होना शुरू हो गया था. नोट को देखते हैं बेटा. सुरेंद्रनाथ बनर्जी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड टू इंडियन सिविल सर्विस, जैसे हम कहते हैं ना IAS IPS. सो इंडियन सिविल सर्विस में पहले वो सिलेक्ट हुए थे, बट वॉज डिसमिस्ड ऑन द बेसलेस चार्जेस. अंग्रेज थे ना उस समय, तो उन्होंने तो कुछ ना कुछ चार्ज लगाना था. INC की बात करेंगे जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर कर आई, जिसे हम सिंपली कांग्रेस भी कहते हैं. इट मेट द नीड ऑफ द नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. ब्रिटिश टू लुक्ड एट इट विद द सिंपैथी. ये ऑर्गेनाइजेशन ना ब्रिटिशर्स को भी कहीं ना कहीं भा रही थी, क्योंकि दे बिलीव्ड इन द पिटीशन, प्रेयर, डिमांड करते रहो. They needed an organization which could keep them informed what people felt. ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें बताती रहेगी कि इंडिया के लोग क्या चाहते हैं और कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है. और आपको मैं बताऊं, एक रिटायर्ड इंग्लिश ऑफिसर थे 1884 में, A.O. ह्यूम. उन्होंने इसे फॉर्म किया था इंडियन नेशनल यूनियन को. इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन इन बॉम्बे इन 1885 एंड इट वॉज हेयर देन इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक इट्स बर्थ. यानी 1884 में उन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन बनाई और फिर उसी को रीनेम किया 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC वॉज उमेश चंद्र बनर्जी. ये पहले प्रेसिडेंट थे INC के. और INC को क्यों फॉर्म किया था? इस व्यू से फॉर्म किया गया था कि इट इज़ गोइंग टू प्रेजेंट द इंडियंस डिमांड, इंडियंस ग्रीवेंसेस बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट विल टेक द स्टेप see how to recover all these things. The Congress leader made the modest beginning by discussing social problem, decide to request the British government with certain favor. यानी बहुत आराम से, बहुत मॉडेस्ट तरीके से इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ डिस्कस करना शुरू किया था. अब अगर आप देखोगे तो कांग्रेस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम एंड स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट द नीड ऑफ फ्रीडम. सो इन्होंने बहुत मैसिव तरीके से लोगों को जो है यूनाइट भी किया. सम पीपल टेंड टू गिव इट ऑल क्रेडिट फॉर द फ्रीडम, बट इट वुड बी बायस्ड ओपिनियन. कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें पॉलिटिकल फैक्टर का, तो हम इसे 4 फेस में स्टडी कर सकते हैं. फर्स्ट फेस आपका 1885 टू 1905, देन सेकेंड फेज आपका जाता है 1919 तक. थर्ड फेज जो है हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जाएगा 1929 तक. देन फोर्थ फेज आपका जाएगा 29 टू 39 तक. एंड द लास्ट फिफ्थ फेज वो आपका होगा 1939 टू 37. इन 5 फेज में भारत की आज़ादी की कहानी को हम डिस्कस कर सकते हैं. सो पहला फेज लेते हैं बेटा 1885 से 1905 का इनिशियल पीरियड. पॉलिटिकल मूवमेंट और अवेकनिंग इंटेंसिफाइड इन दिस पीरियड. लोग अवेयर हो रहे थे पॉलिटिकल लेवल पे. सो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इस समय हुए थे. द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द आर्म एक्ट 1878 में, इन विच द इंडियंस वर डिसअलाउड टू कीप एनी वेपन्स. ये सबसे बड़ी गलती, मतलब इंडियन को कोई अधिकार नहीं था कि कोई भी वेपन वो अपने पास रखें. भाई लाइसेंस लेके कोई तो वेपन अपने हाथ में रख सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, बट नहीं, इंडियन के हाथ में कोई वेपन नहीं. आर्म एक्ट आ गया. सेकंड, उन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो पास किया 1878 में. सेम ये कानून जो था, यहाँ पर भी इन्होंने प्रेस की जो फ्रीडम थी वो छीन ली.
भाई प्रेस बिना इनकी परमिशन के कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकती। एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल हुआ तो उन्हें पनिश किया जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट जो था वो एल्बर्ट बिल आया। एल्बर्ट बिल में क्या हुआ कि इट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू ब्रिंग इक्वालिटी बिटवीन द इंडियन एंड द वाइट जजेस एंड द यूरोपियन कुड बी ट्राइड बाय इंडियन जजेस बट ओइंग टू वाइट अपोजिशन द बिल वॉज विथड्रॉन। इतना अच्छा बिल आया था, चलने देते कि वाइट जज और इंडियन जज इक्वल पोजीशन पे रहेंगे और दोनों केस को सुन सकते हैं। इंडियन जज जो हैं यूरोपियन केस को भी सुन सकते हैं, बट बाद में इस पे प्रेशर आ गया, नहीं नहीं नहीं, यूरोपियन केस यूरोपियन जज के पास ही जाएंगे, तो भाई ये बिल जो है कैंसिल कर दिया गया। Now people protested and when the Congress was formed in 1885, the protest became widespread. The first phase was a period of liberal national movement. इस पीरियड को आप ये नहीं कह सकते कि बहुत तेजी से लड़ाई हो, लिबरल नेशनल मूवमेंट कह सकते हो। आराम से मॉडेस्ट तरीके से जो है प्रोटेस्ट किया गया। Leaders of this time had complete faith in the British government and their sense of justice. उन्हें लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम कहेंगे तो वो हमारे फेवर में काम कर देंगे। So they believed British would try to resolve their problem. So they pursued peaceful manner. मैंने आपको पहले ही बोला 3P, पीसफुल, पिटीशन, प्रेयर, तो इसमें बिलीव करते थे। They discussed various problem in the annual session of the INC, passed many resolution, protested against the Vernacular Press Act, Arm Act, etc. The British never felt threatened by these peaceful protests. उन्हें कभी नहीं लगा इस फर्स्ट फेज में कि INC से उन्हें कोई खतरा है, इसलिए इस फेज को नाम दिया गया मॉडरेट फेज, क्योंकि लीडर जो थे सिर्फ पिटीशन कर रहे हैं, पिटीशनर की तरह काम कर रहे हैं। कोई मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा मूवमेंट चला देंगे या हम ये कर देंगे, कुछ नहीं, आराम से अपनी डिमांड को डिस्कस कर रहे हैं। सो INC held its session at different places at the annual level. It propagated the idea of national unity. The Indians began to feel united. Important leader जो इस समय थे फर्स्ट फेज के, WC बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, देन आपका जो है राजमतुल्ला सयानी, आनंद चार्लो, देन सकरनी नायर, RC दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, एक्सेट्रा. So these were the prominent leader of first phase 1885 to 1905. अब हम बात करते हैं कि क्या ये लीडर्स जो थे वो सक्सेसफुल रहे? नहीं, कहीं ना कहीं ये फेलियर रहे। इतना ज़्यादा सक्सेसफुल किस चीज़ में रहे? लोगों को अवेयर करने में, अवेकन करने में, सोशल रिफॉर्म करने में, लेकिन ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म नहीं कर पाए थे, अवेयरनेस ये चला पाए। दे पब्लिश न्यूज़पेपर, रोट डिफरेंट आर्टिकल्स सो दैट दे कैन क्रिएट द ओपिनियन ऑफ द पीपल। क्रिटिसाइज भी किया बहुत जगह पे ब्रिटिश पॉलिसीज को इन्होंने। दे इनकरेज पीपल टू यूज द इंडिजीनियस गुड, बट ब्रिटिशर्स ने कहीं पे भी इनसे अपने आप को खतरा महसूस नहीं किया था। इसलिए ये समय ऐसा था कि लिमिटेड इन्फ्लुएंस रहा कांग्रेस का। सेकेंड फेज की बात करते हैं 1905 से 1919 तक। अब मॉडरेटली जो लिबरल लीडर्स थे वो तो कोई चेंज करा नहीं पाए ब्रिटिश एटीट्यूड में। द ऑफिसर्स रिमेन्ड callous towards the Indians. So the young Indians grew restless. गरम खून, जवान बच्चे, ये क्या है, हम क्यों डिमांड कर रहे हैं? More political activity in the first phase had led to the social and religious awakening, so more and more people joined the Congress. But when famine struck in 1896-97, plague struck in 1899 to 1901, people were anguished against the callous attitude. So these leaders sought to rise in the conflict with the British government and they wanted to protest openly, put pressure to the British government. What they did? Protest करना शुरू कर दिया, हड़ताल करनी शुरू कर दिया, पिकटिंग अप करना शुरू कर दिया, दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया, pressurize the British government. This thinking led to the phase being called the extremist phase, क्योंकि इन्होंने radical, aggressive तरीके से प्रेशर डालना शुरू किया, इसलिए इसे extremist phase कहा जाता है. Several important events occurred during this phase. These set the direction of the freedom movement. अगर आप देखोगे इस फेज को
तो सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करते हैं। ब्रिटिशर को लगा कि ये तो बहुत रेडिकल हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, व्हाट वी हैव टू डू, डिसयूनाइट, डिवाइड कर दो। हिंदू और मुस्लिम एक साथ कैसे काम कर सकते हैं? 1857 की क्रांति में भी एक साथ काम किया, फिर से यूनाइट हो रहे हैं, डिवाइड करो ही नहीं। दे ट्राई टू क्रिएट द सस्पिशियस इन द माइंड ऑफ बोथ कम्युनिटीज एंड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। फैलाओ ऐसी बातें जिससे ये आपस में एक दूसरे पे शक करें, डिवाइड एंड रूल आए। फर्स्ट मेजर इम्पैक्ट उन्होंने क्या किया? एट दैट टाइम बंगाल वॉज द लार्जेस्ट प्रोविंस। उसमें अगर आप देखोगे ना उस समय का बंगाल बेटा, तो जो पूरा बंगाल आपका है, जो बांग्लादेश है ना अभी, वो भी था। प्रेजेंट डे जो ओडिशा वो भी था, और जो बिहार है वो भी था उसमें। इतना बड़ा प्रोविंस था वो। British said that they wanted to divide into two parts because it is very, very large. We are unable to do the administration smoothly. So what we have decided, we will divide the Bengal. बड़ा अच्छा रीज़न दे दिया उन्होंने, बहुत बड़ा है, हम नहीं कर पा रहे एडमिनिस्ट्रेशन, तो 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। और उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए बंगाल का, पार्टीशन कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर से होगा। बट क्या वो ये सही रीजन दे रहे थे? नहीं, दे डिड द डिवीजन और पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन रिलीजियस लाइन। ईस्टर्न पार्ट जो आपका था वो पूरा का पूरा, उस समय ना मुस्लिम्स लोग वहां पे सबसे ज्यादा रहते थे, तो ईस्ट बंगाल बना दिया। और हिंदू रहते थे मेजॉरिटी से वेस्टर्न पार्ट में, सो वो पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल बना दिया। एंड दे ऑल्सो मर्ज ईस्ट बंगाल विद आसाम, आसाम को भी ईस्ट बंगाल में डाल दिया। सोचो, तो रिलीजियस लाइन पे डिवीजन करके नाम दे रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेशन लाइन पे डिवीजन कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। सो द इविल इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश वाज रिटन ऑन इट्स फेस। पीपल सॉ थ्रू द रियल इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश। उन्हें दिख रहा था ये भाई डिवाइड कर रहे हैं हमें और कुछ नहीं कर रहे हैं। अपोज किया उन्होंने इस पार्टीशन का बहुत तगड़े तरीके से, लॉन्ग स्ट्रगल भी हुई। और 16 अक्टूबर आपका जो था, उस समय जब पार्टीशन हुआ 1911 में, एक कहते हैं ना मॉर्निंग डे की तरह, शोक दिवस की तरह लोगों ने मनाया। द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म टच्ड न्यूअर हाइट। उन्हें लगा उन्होंने डिवाइड कर दिया हिंदू मुस्लिम को, लेकिन लोग कहीं ना कहीं उनके खिलाफ हो गए और ये नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर ले आया। अब एक्सट्रीमिस्ट लीडर की बात करें, सो व्हाट एक्सट्रीमिस्ट मेंट, द कंटेक्स्ट ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट। क्या सोचते थे वो उसके बारे में? एक्सट्रीमिस्ट लीडर डिड नॉट बिलीव इन वायलेंस। आप ये नहीं कह सकते कि भाई वो कह रहे हैं वायलेंस करो, मार दो, बम फोड़ दो, गोली चला दो, नहीं। बट दे डिड नॉट बिलीव इन पिटीशन ऑल्सो, कि मांगो, इसमें भी वो बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे फोर्स देम, ऑर्गेनाइज करो, मास प्रोटेस्ट, रैली निकालो, क्रिटिसाइज करो गवर्नमेंट की पॉलिसी को, एग्रेसिव और रेडिकल मैनर्स में बात करो, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करो, स्वदेशी गुड्स को अपनाओ। दे बिलीव दैट इंडियंस वर अ ग्रेट रेस, और आज भी इंडियन से ऊपर कोई नहीं है। अगर वो कहते थे अपने आप को समझो, सेल्फ रिलायंस बनो, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनो, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जो है ना उसको खत्म नहीं करो, इसलिए हड़ताल करो, रैलीज, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रोसेशन, पिकेटिंग, रेज योर वॉइस। तो ये थोड़े एग्रेसिव और रेडिकल तरीके से अपनी बात रखते थे। अब दीज लीडर डिड नॉट पिटीशन द गवर्नमेंट, ये नहीं कि वेट करें, हमने तो लेटर लिख दिया, एप्लीकेशन, डियर सर ये फुलफिल कर दो और बैठो वेट करो। अगर नहीं आ रहा तो प्रोटेस्ट करो, रेज योर वॉइस। सो ये उनकी मर्जी और अटेंशन पे डिपेंड नहीं करते थे, बल्कि ये डिमांड करते थे कि ये चाहिए हमें राइट्स और इसे फुलफिल करो। सो दे वेंट अ स्टेप फर्दर। आप ये कह सकते हो कि जो मॉडरेट फेज था, फर्स्ट फेज, उससे थोड़ा ये एक स्टेप आगे थे। अगर इनके हम इम्पॉर्टेंट लीडर देखें तो 3 तो आपको नज़र आ रहे हैं बेटा, लाल बाल पाल जिन्हें कहा जाता है लाला लाजपत राय, देन बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, फेमसली नोन एज लाल बाल पाल। इसे आप अंडरलाइन कर लो, याद कर लो, ये हमेशा आपसे पूछा जाएगा, लाल बाल पाल, extremist leader, and apart from that Aurobindo Ghosh played a vital role.
Now, Bal Gangadhar Tilak, he declared, Swaraj is my birthright and I shall have it. बहुत अच्छी बात बोली थी बाल गंगाधर तिलक जी ने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बेटा और मैं इसको लेकर रहूंगा। देखता हूं कौन नहीं देता। ये होता है एग्रेशन। स्वदेशी एंड बॉयकॉट की बात करें तो यहाँ पर अब ब्रिटिशर्स जो थे दे वर मेकिंग अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इंडिया। हमारी सारी वेल्थ को वो ड्रेन्ड आउट कर रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को ये रियलाइज हो गया था कि इनके प्रॉफिट को हमें कट डाउन करना है वरना हम खत्म हो जाएंगे। दैट्स वाई दे एडवोकेटेड द टू प्रोग्राम्स, वन इज द स्वदेशी एंड द सेकेंड इज द बॉयकॉट। स्वदेशी मीन्स यूज आवर ओन प्रोडक्ट्स, use the Indian indigenous goods, and boycott means boycott, deny the foreign goods. They expanded the definition of boycott to include the British school, British college, British university, British law court, British facilities. In सब का boycott करो, not only the British goods. Thus these two terms were like the two sides of the same coins. स्वदेशी अपनाओ और बहिष्कार कर डालो ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश चीज़ों का। दिस हैड अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट व्हाइल द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश वर हार्म्ड। आपको मैं बताऊं बेटा कि जब ये बॉयकॉट मूवमेंट चला ना बहुत तेज़ी से, लोगों ने इसका साथ दिया था। ये बॉयकॉट मूवमेंट 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट किया था, स्वदेशी और बॉयकॉट, और इसने कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट को ओपनली मजबूत कर दिया था और इसे लॉस भी हुआ था ब्रिटिशर्स को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे तो बिल्कुल 102 करोड़ से 57 करोड़ पे बिजनेस आ गया था उनका, क्योंकि लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। सो बॉयकॉट स्टार्टेड विद द ब्रिटिश क्लॉथ। बिगनिंग में तो उसी से स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिशर्स कपड़े जो थे उनका हीप बनाया जाता था, फॉरेन गुड्स का, कपड़ों का स्पेशली, और गट्ठर बना के उनको आग लगा दी जाती थी, बॉनफायर कर दिया जाता था। ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, women took actively participate in the boycott. Soon the boycott of all British goods and facilities became the part. The Congress soon adopted this movement. कांग्रेस ने भी अडॉप्ट किया कि लोग जब आगे आए हैं तो हम क्यों नहीं। स्वदेशी और बॉयकॉट हैड फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्टमैन ऑल्सो। जहाँ एक तरफ ब्रिटिशर्स को लॉस हो रहा है, वहीं इंडियन इंडस्ट्रीज को फ़ायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब लोग इंडियन गुड्स की तरफ भाग रहे हैं। So Indian handicraft groomed up. Number of Indian cotton mills increased, which earned huge benefit because of this sentiment of the people. सूरत स्प्लिट की बात करेंगे। अब एक ऐसा फेस आ रहा था जहां कुछ गड़बड़ हो रही है। मॉडरेट्स viewed the स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट डिफरेंटली फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ये दो सोच, दो विचारधारा जो INC में बन गई थी, ये कहीं ना कहीं स्प्लिट हो रही थी। While the former wanted to use special circumstances for a limited period, the latter wanted to use against the British all time to harm their interests. मॉडरेट कहते ज़्यादा ब्रिटिशर्स को फोर्स मत करो, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे नहीं, ब्रिटिशर्स को हार्म करते रहो लॉन्गर पीरियड के लिए। अब क्या है, डाइवर्स थिंकिंग हो गई है, सोच बदलती जा रही है, एडवोकेट कर रहे हैं एक दूसरे की सोच को। एक्सट्रीमिस्ट लीडर एडवोकेटेड एक्सपेंशन ऑफ द बॉयकॉट एंड स्वदेशी इनटू द एजुकेशन एंड प्रपोज द नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन। नहीं पढ़नी हमने ब्रिटिशर्स पढ़ाई, नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन लाओ, उस पर पढ़ाई कराएंगे। लेकिन मॉडरेट इसके खिलाफ थे। मॉडरेट अदर हैंड क्या कह रहे थे, वर नॉट प्रिपेयर टू कम इनटू द डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिशर्स। हम इस पोजीशन में ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ अभी हो जाएं, हमारे पास कुछ नहीं है। द डिफरेंसेस बिकम शार्प एंड शार्प। फाइनली 1907 कांग्रेस सेशन हुआ पूना में। मॉडरेट आउटनबर्ड एंड द एक्सट्रीमिस्ट टर्न देम आउट ऑफ द कांग्रेस। अलग हो गए। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट इन दोनों में स्प्लिट हो गया, कांग्रेस का स्प्लिट हो गया। पीपल फाउंड द एक्सट्रीमिस्ट व्यूज वेरी अपीलिंग। लोगों को मॉडरेट पसंद भी नहीं आ रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट ही पसंद आ रहे थे, इसलिए एक्सट्रीमिस्ट लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हो गए। स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट को वो जो है अप्रूवल देते जा रहे थे और पार्टिसिपेट करते जा रहे थे। दिस शॉक द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये क्या हुआ, लोग ऐसे कैसे एक्सट्रीमिस्ट हो गए, इनके फेवर में कैसे आ गए।
Lala Lajpat Rai was arrested and deported to the Burma. Bipin Chandra Pal was arrested and imprisoned for 6 months. Bal Gangadhar Tilak was arrested and deported to Burma. मतलब कोई काम नहीं रह गया था इनके पास. इनको लगा इन लीडर्स को picked up करो, picked up, put behind the bar. अब लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक को तो इन्होंने बर्मा में भेज दिया. बर्मा मीन्स प्रेजेंट डे म्यांमार. और बिपिन चंद्र पाल को अरेस्ट कर दिया, क्योंकि ये तीनों लाल बाल पाल जो है ना ज़्यादा ही फेमस हो गए थे लोगों के बीच में. अगर ये नहीं रहेंगे तो लोगों को गाइडेंस कौन देगा. लेकिन लोग तो आगे बढ़ चुके थे. द ब्रिटिश रिस्टोर द ब्रूटल एट्रोसिटी. अब लोगों को उन्होंने मारना शुरू कर दिया. जो जो प्रोटेस्ट करता था उन पे ब्रूटल एक्सप्लॉयटेशन किया गया. दे वांटेड द मूवमेंट टू सब्सिडाइज समहाउ. किसी तरीके से ये बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट खत्म हो, इसलिए उन्होंने हर तरीके अपनाए. अब हम बात करेंगे एक नए इवेंट की, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. अर्लियर द ब्रिटिश वर अगेंस्ट द मुस्लिम, लेकिन अब तो डिवाइड एंड रूल करना था ना, तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ अलग करना पड़ेगा. दे डिसाइडेड टू यूज द मुस्लिम लाइक अ टूल. इनको हम यूज करेंगे और इंडिया में डिवाइड करेंगे और रूल लेकर आएंगे अपना, यानी कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. 1906 मुस्लिम डेलीगेशन लेड बाय आगा खान एंड नवाब सलमुल्लाह मेट द लॉर्ड मिंटो. लॉर्ड मिंटो उस समय के वॉइस राय थे इंडिया के. दे रिक्वेस्टेड फॉर परमिशन टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द मुस्लिम इंटरेस्ट. उन्होंने कहा हमें ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो मुस्लिम इंटरेस्ट की बात करेगा. ब्रिटिशर्स ने तुरंत हाँ कर दिया, अप्रूव्ड अप्रूव्ड अप्रूव्ड, बनाओ बनाओ, अच्छी बात है बनाओ. मुस्लिम लीग फॉर्म्ड हो गई. द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग वॉज प्रमोशन ऑफ मुस्लिम लॉयल्टी टूवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट. अब ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ लॉयल होने लग गए. अब उनको क्या कर रहे थे कि भाई नेशनल मूवमेंट से थोड़ा दूर रहो, ब्रिटिशर्स हमारे फेवर में काम करें. इन अदर गोल्स इंक्लूडेड द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम्स राइट्स, डिमांडेड फॉर स्पेशल कंसेशन फॉर मुस्लिम एंड डिमांड फॉर द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम. और ब्रिटिशर्स हाँ 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 पास करो पास करो इनको, क्योंकि जब हम इनका पास करेंगे ना ऑटोमेटिकली हिंदू जो है ना सुपरस्टिशियस या हिंदू इन पे शक करेंगे और डिवाइड होंगे और आपस में लड़ेंगे. सो ये जो मुस्लिम लीग बनी टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम पीपल इंटरेस्ट, वो कहीं ना कहीं डिवीजन की तरफ ले जा रही थी. द मुस्लिम लीग ग्रू वेरी पॉपुलर विद द मुस्लिम. स्टिल मैनी मुस्लिम रिमेन लॉयल टू द कांग्रेस, सच एज अबुल कलाम आज़ाद आपके थे, हाकिम अजमल खान थे, मोहम्मद अली थे, देन आपके मज़ुल हक थे. ये सारे के सारे अभी भी कांग्रेस के साथ थे कि भाई हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना है. लेकिन बाकी लीडर्स जो थे वो आपके मुस्लिम लीग में धीरे धीरे आने लग गए. अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, जैसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं. टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया. उस एक्ट का नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसे हम कहते हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म. अंडरलाइन कर लो, ये भी आपसे बेटा पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में. मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म क्यों कहते हैं हम इन्हें इंडियन काउंसिल एक्ट को ऐसा? क्योंकि इट वॉज आफ्टर द नेम ऑफ लॉर्ड मिंटो द वाइसराय ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड मॉर्ले द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. एक वाइसराय थे, एक सेक्रेटरी थे इंडिया के, इसलिए इन्होंने मिलकर पास किया, तो इनको कहते हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स. अब इसमें क्या था? पैसिफाई कर दिया मॉडरेट्स को टू डिवाइड द नेशनलिस्ट, टू डिवाइड द टू कम्युनिटीज. इनका पर्पस यही था टू मेंटेन सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश. दिस एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम. लो जी, अलग एरिया दे दिए मुस्लिम्स के लिए, वहाँ से वो इलेक्शन लड़ेंगे, वही कॉन्टेस्ट करेंगे, वही जीतेंगे, वही वोट डालेंगे. इट वॉज ऑब्वियसली एम्ड एट क्रिएटिंग अ डिवाइड बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटी ऑफ इंडिया. और ये सक्सेस भी हुआ, हम रिलीजियस लाइन पे डिवाइड होने लग गए. नेक्स्ट इवेंट इंपीरियल दरबार की बात करें तो 1911 में ये दिल्ली में हुआ था इंपीरियल दरबार. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दिल्ली दरबार. इट वॉज हेल्ड टू वेलकम द ब्रिटिश किंग जॉर्ज V. वो आए थे इंडिया दिल्ली में, एंड हिज क्वीन. उनको वेलकम करने के लिए ये इंपीरियल दरबार लगाया गया था. टू इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन उस समय हुई थी.
the partition of Bengal and the British capital being shifted from Calcutta to New Delhi. यानी इंपीरियल दरबार में ये दो चीज़ें हुई, बंगाल का पार्टीशन रहेगा और ब्रिटिशर्स की कैपिटल कैलकाटा से न्यू दिल्ली की तरफ आ गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो इट वॉज फाउट इन बिटवीन द 1914 टू 1918। ये ईयर हमेशा बेटा आपको याद होना चाहिए, हर एग्जाम में ये आपसे पूछते हैं। इंडिया हैड नो कनेक्शन विद दिस वॉर बट द ब्रिटेन डिक्लेयर इनटू अ पार्टी टू इट। ब्रिटेन ने कहा नहीं नहीं नहीं, कंपेल कर दिया, फोर्स रिक्रूटमेंट कर दी कि आपको वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ना है हमारी तरफ से। ब्रिटिश now they claim that it was fighting the war to protect liberty, democracy। इसको बचाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रही हैं, वो बहुत सारी कॉलोनीज हमें साथ दे रही हैं। इंडिया was just the opposite, no हम नहीं साथ देंगे। Instead of taking the advantage of the war, the Congress cooperated with the British government, hoping that India would be granted at least the dominion status। ये तो अब गड़बड़ हो गई। जहां एक तरफ लोगों को लग रहा था कि हम साथ नहीं देंगे, कांग्रेस ने साथ दिया ब्रिटिशर्स का कि हम इस वॉर में आपके साथ हैं, ये उम्मीद करके उन्होंने साथ दिया कि शायद अब हमें भी रूल करने का हक मिल जाएगा। मान लो अगर वो हमें वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे, आज़ादी नहीं देंगे ब्रिटिशर्स, सो डोमिनियन स्टेटस तो देंगे। डोमिनियन स्टेटस होता है बेटा जहां 2 लेवल की सरकार हो, यानी कि ब्रिटिशर्स भी रूल ओवर करें और इंडियन भी रूल ओवर करें। ये सोच के इन्होंने सपोर्ट कर दिया। हाउएवर द ब्रिटिश हैज समथिंग एल्स इन देयर माइंड। उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वर्ल्ड वॉर तो चले, देखेंगे हम। कांग्रेस ने साथ दिया, ब्रिटिशर्स अपने दिमाग से खेल रहे हैं। और वॉर के बाद हमें क्या मिला? क्या हमें आज़ादी मिली? क्या हमें डोमिनियन स्टेटस मिला? नहीं बेटा, हमें मिला रॉलेट एक्ट, हमें मिला जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जिसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ये मिला हमें। रॉलेट एक्ट क्या था? 1919 में पास हुआ था, जिसमें ब्रिटिशर्स किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर सकते थे विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। जलियांवाला बाग को हम भूल ही नहीं सकते। ड्यूरिंग द वॉर सम लीडर एडवोकेटेड होम रूल। अब कुछ लीडर्स ये कह रहे थे कि होम रूल बनाना शुरू कर दो, हम कैसे देश चलाएंगे। टू अचीव दिस 2 होम रूल लीग्स बनाई गई थी। एक एनी बेसेंट ने बनाई, दूसरी बाल गंगाधर तिलक ने बनाई। बाद में इन दोनों ने मिलकर अपने आप को ज्वाइंट कर लिया एंड दे डिमांडेड द सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। बस बहुत हो गया, बहुत डिमांड कर ली, जाओ हम अपना देश खुद चलाएंगे। इट वॉज ड्यू टू द एनी बेसेंट्स एफर्ट दैट द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट यूनाइटेड अगेन। एनी बेसेंट जबकि इंडिया की नहीं थी, लेकिन उन्होंने एफर्ट किया कि आप लोग अलग अलग हो गए हो, इसी का फ़ायदा ब्रिटिशर्स उठा रहे हैं। दिसंबर 1915 में उन्होंने फिर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट को एक किया। शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1916। एक्सट्रीमिस्ट वर स्ट्रॉन्गर नाउ ऑल्सो। सो द कांग्रेस डिक्लेयर्ड इन 1917 दैट द सेल्फ गवर्नमेंट वॉज द गोल ऑफ द कांग्रेस। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस वर रिक्रूटेड एज द सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी। वर्ल्ड वॉर 1 में तो भाई ब्रिटिश आर्मी में भेजे जा रहे थे इंडियन, ज़बरदस्ती भी रिक्रूट हो रहे थे कि हमें विक्ट्री चाहिए कैसे भी। The British did nothing to give anything in return to India other than erecting a war memorial called India Gate। और कुछ नहीं हमें मिला, उन्होंने एक इंडिया गेट बना दिया एज ए वॉर मेमोरियल, जिस पे आपको पता है बेटा न्यू दिल्ली में जो आपका इंडिया गेट है उस पर कुछ नेम लिखे हुए हैं। वो नेम उन सोल्जर्स के हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में अपनी जान गंवाई है ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे लड़ते हुए। अब लखनऊ पैक्ट एक अदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है 1916 का। द डिस्कॉर्ड बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वॉज कॉजिंग द प्रॉब्लम इन द फ्रीडम मूवमेंट। लोगों को भी लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम तो डिवाइड होते जा रहे हैं, हम लोग डिवाइड हो रहे हैं, देश को आज़ादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे एक होंगे, कैसे एक दूसरे को समझेंगे। अब क्या हुआ? came to an understanding called the Lucknow Pact, in which the Congress accepted major demand of Muhammad Ali Jinnah, the president of Muslim League, which included the demand for separate representation for Muslim in the council। ये लखनऊ पैक्ट था कि एक हो जाओ,
यूनाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ कांग्रेस ने मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड मान ली कि ठीक है हम आपको सेपरेट एरिया दे रहे हैं काउंसिल इलेक्शन में। Now it was hoped the freedom movement would be fought unitedly। अब लगा कि लखनऊ पैक्ट जो हुआ है 1916 का, अब यहाँ पे मुस्लिम लीग और INC एक हो गए हैं, तो अब मिलकर हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे और शायद आज़ादी जल्दी मिल जाएगी। बट ऐसा कुछ ज़्यादा दिन हुआ नहीं। इस समय एक ग्रेट लीडर जो थे वो इमर्ज हो रहे थे, महात्मा गांधी। पॉलिटिकल हॉराइजन में वो प्रवेश कर रहे थे फ्रीडम मूवमेंट में। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द महात्मा गांधी, द ग्रेट लीडर, द फादर ऑफ नेशन, बॉर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869। और क्या पूरा नाम था गांधी जी का? मोहनदास करमचंद गांधी। याद कर लो बेटा, फादर ऑफ नेशन का नाम आपको पता होना चाहिए। और इनका जन्म जो है बेटा गुजरात के पोरबंदर नाम की जगह पर हुआ था। इनकी स्टार्टिंग की स्कूलिंग इंडिया में हुई थी। आफ्टर दैट ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी द लॉ, देन ही वेंट टू साउथ अफ्रीका इन कनेक्शन विद द केस एंड देन स्टेड देयर फॉर 21 ईयर। 1893 टू 1914 ये साउथ अफ्रीका में रहे। रेशिज्म के अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई फॉर द राइट्स ऑफ नॉन वाइट्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सत्याग्रह। By satyagrah he meant non-violence insistence on truth and justice। यानी कि सत्याग्रह एक ऐसा नोवल एजिटेशन मेथड था जो कि नॉन वायलेंस और ट्रुथ की पावर पर बेस था। धीरे धीरे जो है वो वहाँ पर पावरफुल और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फेमस हो गए। बहुत लड़ाई लड़ी उन्होंने नॉन वाइट्स के लिए और ये काम भी आया उनका सत्याग्रह कहीं जगह पर। Fearlessly he always fought and resist the oppressor, not by hatred, but because of the love for truth। ये कहते थे वो कहते थे if the cause is true, if you are fighting against the injustice, then there is no need of the physical force। So ये था उनका novel method of agitation that is known as सत्याग्रह। So गांधी जी जब 1915 जनवरी 1915 में वो इंडिया आए थे and he decided to use this novel method सत्याग्रह here also, despite that के ब्रिटिशर्स जो हैं वो ब्रूटल रिप्रेशन करते जा रहे हैं। इन द बिगनिंग ही लेड द स्मॉल मूवमेंट। स्टार्टिंग में उन्होंने सत्याग्रह जो है लोकल लेवल पे स्टार्ट किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन। देन 1917 में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू व्हेन द क्रॉप वाज फेल। देन इन 1918 उन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह किया था। सो लोकल लेवल पे 3 कंसेक्यूटिव सत्याग्रह इन्होंने किए। ही वॉज ऑलरेडी नोन बाय द पीपल बट विद दीज मूवमेंट ही ग्रू वेरी पॉपुलर अमंग द इंडियन मासेस। अब लोगों को लगने लगा कि हमारा जो भगवान है वो धरती पर आ गया। द रिप्रेसिव एक्ट ऑफ द ईयर 1919, ये जो कानून आया रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने स्टार्ट किया रॉलेट सत्याग्रह। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसने लोगों के बीच में गांधी जी की पॉपुलैरिटी को बढ़ा दिया। गांधी जी ने मास मूवमेंट चलाए, लोगों को यूनाइट किया। ही एडवाइज्ड देम टू बॉयकॉट द ब्रिटिश स्कूल, कॉलेजेस एंड लॉ कोर्ट, not to pay any tax। He also stressed the social reforms made them a part of the national movement। He was very particular about the untouchability। उन्होंने बोला डिवीजन तो आपके अंदर खुद है, आपने खुद कर रखा है डिवीजन, कास्टिज्म के नाम पे, धर्म के नाम पे खत्म करो। ये अनटचेबिलिटी क्या होती है, इसको खत्म करो। उन्होंने खादी चरखा इसको इनकरेज किया और इसे नेशनल मूवमेंट का सिंबल बना दिया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को इन्होंने बढ़ावा दिया। 1919 का ईयर कहते हैं कि माइलस्टोन ईयर था नेशनल मूवमेंट इंडिया के लिए, क्योंकि इसमें क्या क्या काम हुए। नंबर 1 आप देखो, मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया 1919 में। ब्रिटिशर बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो चुके थे इस समय तक। सो इन 1917 द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स स्टार्टेड द फ्रीडम मूवमेंट विग्रसली। To pacify the British government declared that it would increase association of Indian in every branch of administration and self-governing institution would be introduced। उन्होंने कह दिया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 का पास किया, जिसे कहते हैं मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और हम जो है इस कानून के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट देंगे जिसमें जो है आप काम कर पाएंगे। But according to this act, separate communal electorate were introduced for the communities too, Anglo-Indian and Sikh।
इनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब एक तरफ आप जो है मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हो, फिर आप एंग्लो इंडियंस को दे रहे हो, फिर आप सिख को दे रहे हो, आप तो पता नहीं क्या क्या सेपरेट करते जा रहे हो। सो इंडिया का बंटवारा कर रहे हो एक तरीके से आप। सो ये चेम्सफॉर्म रिकॉर्ड जो आपका आया था, द वॉर हैड कॉज इमेंस इकोनॉमिक एंड सोशल प्रेशर ऑन इंडियन, सो ऑल इंडियन रिसोर्सेज हैड बीन डाइवर्टेड टू द वॉर एफर्ट। सारा तो हमारा ले गई ये वॉर में। लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ जो है वो वॉर में डाइड हो गया। पीपल डिमांडेड रिलीफ मेजर बट रादर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया? क्या वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्होंने हमारे लिए कुछ किया? नहीं, उन्होंने हमें दिया रॉलेट एक्ट। 1919 में ये रॉलेट एक्ट आया, जिसे हम आज तक काला कानून कहते हैं, ब्लैक लॉ, क्योंकि इसके अंदर क्या था, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को ब्रिटिश शक के दायरे में अरेस्ट कर सकते हैं, शक होने पर, और अरेस्ट करने के बाद विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 ईयर दे पुट देम बिहाइंड द बार। 2 साल तक बिना जज के सामने प्रोड्यूस किए उसे वो जेल में डाल सकते हैं। यानी कि लोगों को या लोगों की फैमिली को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कब कौन अरेस्ट हो गया, क्योंकि आप तो उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं कर रहे, ना जज के सामने प्रोड्यूस कर रहे हो, ना उनकी फैमिली को प्रोड्यूस कर रहे हो। सो ये जो 6 अप्रैल 1919 का था, उसे नेशनल ह्यूमिलिएशन डे के तौर पे मनाया गया कि तो आपने हमारी सारी आज़ादी ले ली। इसके बाद 1919 में इनफेमस इंसिडेंट्स हुआ, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो थी आपकी अमृतसर में हुई। पंजाब वॉज अलाइव विद द प्रोटेस्ट, वहाँ पे चल रहा था ये रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। 2 पॉपुलर लीडर थे, सत्यपाल रेड्डी एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन्हें अरेस्ट कर लिया गया 10 अप्रैल 1919 को टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर अरेस्ट। अ लार्ज बट पीसफुल क्राउड गैदर्ड एट द जलियांवाला बाग इन अमृतसर ऑन 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का समय था, पंजाब के लोग बैसाखी के त्यौहार को मनाने के लिए भी बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, आए थे। उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थीं। उस समय ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो, जनरल डायर द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर डिसाइडेड टू टीच इंडियन अ लेसन। He came with his troop and occupied the only entrance। जलियांवाला बाग को आप देखोगे ना बेटा, तो बहुत आपका नैरो एंट्रेंस है, दोनों तरफ लार्ज बिल्डिंग है। अब गवर्नमेंट ने थोड़ा उसे चौड़ा किया, लेकिन फिर भी नैरो एंट्रेंस है, और वहाँ पर एक ही एंट्रेंस है, बाकी चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवार। उस एंट्रेंस को जो है उसने ऑक्यूपाई कर लिया, चारों तरफ उसने जैसे आर्मी लगा दी एंट्रेंस पे, और फायर्ड। He ordered his troop to fire openly विदाउट एनी वार्निंग। कोई वार्निंग तो दो, लोगों को समझ ही नहीं हुआ कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कुछ तो ऐसे ही आए हुए थे लोकल लोग, कुछ बैसाखी मनाने के लिए आए हुए थे, कुछ सत्याग्रही थे बेचारे पीसफुली जो बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि कैसे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी को वापस बुलाया जाए, कैसे जेल से बाहर निकाला जाए। आपको वार्निंग तो देनी चाहिए ना। क्या उनके पास वेपन थे, हथियार थे, कुछ था? आराम से बैठे हुए हैं गार्डन में, और गोलियां चलवा दी। When his soldiers fired here and there, he ordered them to kill people specifically. मार दो, छोड़ना नहीं। The hapless people had nowhere to escape. कहाँ भागेंगे? To save their lives, many of them jumped into the dry well located here. Some tried to climb up high wall. बहुत बुरी, बहुत कहते हैं ना दर्दनाक डेथ हुई थी बेटा इसमें। The troops went on firing and firing and firing, जब तक लास्ट बुलेट नहीं निकल गई। Only then the general Dyer left the scene. He left behind the pathetic story of the blood and gore. There were piles of dead bodies. आप देखते ना गट्ठर के गट्ठर बने हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कपड़ों का गट्ठर नहीं, ये ना डेड बॉडी का गट्ठर बन चुका था। और लोग तड़प रहे थे जो मरे नहीं थे, जिनकी यहाँ गोली लगी है, यहाँ कि कब मौत आएगी, इतना वाउंडेड थे। बट नो अरेंजमेंट, नो मेडिकल असिस्टेंस, thousands of people were killed while another 2000 were injured. However, the government put the casualty ना 400 से भी कम मरे हैं, उनके लिए तो कोई वैल्यू नहीं है। जबकि बहुत बड़ा गार्डन था वो बेटा, और उसमें कई हजार लोग मरे। The British introduced more measure to terrorize the Indian. It proclaimed the martial law in Punjab. Can such repressive steps break people's will to fight?
ब्रिटिशर्स को क्या लग रहा था कि ऐसा कर कर वो इंडिया को तोड़ पाएंगे, टेरराइज कर पाएंगे कि नहीं अब आपको नहीं उठना है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। पर गलत सोच थी उनकी। इतने बड़े इनफेमस इंसिडेंट्स के बाद भी इंडियन यूनाइट हो गए, सड़कों पर आ गए और लड़ने लगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। नो 8 को देख लेते हैं बेटा। रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड टाइटल इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। जब उन्होंने ऐसा सुना तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें एक टाइटल दिया था नाइटहुड का, उन्होंने वो टाइटल, वो अवार्ड वापस कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए आपका अवार्ड, जहां आप हमारे लोगों को बिना मतलब के मार रहे हो। So that's end for the chapter. I hope you understand. Let's do the quick revision. So now what we have discussed in this chapter, a number of causes were there which contributed in the rise of feeling of nationalism in Indians. The political organization began to be formed in the India from the middle of the 19th century, like INC आपको इसमें example दिया हुआ है. After that period of 1885 to 1905 is called the moderate phase and the leaders act as a petitioner. Second phase जो था 1905 to 1919 witnessed the rise of extremist leaders. The moderate and extremist leaders parted away in 1907. Then once again reunited in 1915. स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट चलाया गया था. आफ्टर दैट कम्युनल पार्टीज जो थी, मुस्लिम लीग वो फॉर्म्ड हुई थी. मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स हमने डिस्कस किया था. देन कांग्रेस कोऑपरेटेड विद द ब्रिटिश इन वर्ल्ड वॉर वन टू थिंक दैट दे विल गिव some favor to them after the war, but they were deceived. Mahatma Gandhi emerged on the floor of Indian movement in 1915 and led the freedom movement from the same time. Then the Montague-Chelmsford formed reform 1919 and Rowlatt Act fully dissatisfied the people and united them to fight against the Britishers. So I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.